बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने टॉपिक जो चूज़ किया था वो था हाउ टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स। दो लेक्चर्स इस सीरीज़ के हम कर चुके हैं और आज थर्ड लेक्चर ऑफ द सीरीज़ है। हमने अब तक जो डिस्कस किया उसका छोटा सा रिकैप ये है कि सैलरी की टैक्सेशन रिसीट बेसिस पर होती है और एरियर्स की सूरत में हमारे पास अलबत्ता डिफरेंट हो सकता है, वो हमने डिस्कस किया सेपरेटली। फिर हमने कहा कि सैलरी में से टैक्स बर्डन कैसे रिड्यूस किया जाए, तो हमने एक केस लॉ डिस्कस किया जुडिशियल अलाउंस का, और हमने कहा ऐसे अलाउंसेस जो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज हैं, सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज हैं, उन अलाउंसेस की एग्जेम्पशन हो सकती है। और उसमें 3 हाई कोर्ट्स ने कंकरेंट डिसीजंस दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स बयान किए हैं इस किस्म के अलाउंसेस को सैलरी से एक्सक्लूड करने के। तो जो जिनका फ़ायदा हम सैलरी इंडिविजुअल को अपने क्लाइंट्स को पहुंचा सकते हैं। फिर इसी तरह रीइंबर्समेंट्स हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, अगर कोई रीइंबर्समेंट्स हो रही हैं तो उसका भी सैलरी से एक्सक्लूड किया जाएगा। फिर हमने जनरल डिस्कशन की कि सैलरी इन कैश और इन काइंड सैलरीज के अंदर क्या होता है। फिर हमने डिस्कशन किया कि अगर सैलरीज के अंदर टर्मिनेशन बेनिफिट्स हों तो उसमें एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसे लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर टैक्स के लिए ऑफर करें इंस्टेड ऑफ करंट ईयर रेट्स। तो टर्मिनेशन, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको इस साल टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन ऑफर हिम कि भाई वो बजाय इसके करंट ईयर के रेट के ऊपर टैक्स के लिए ऑफर किए लास्ट 3 इयर्स के टैक्स रेट्स को इस्तेमाल कर सकता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। इसी तरह हमने एरियर्स ऑफ सैलरी में हमने डिस्कस किया कि जब किसी को अगर लंबे एरियर्स मिले कोई 2 3 4 साल के और वो करंट ईयर की सैलरी में शामिल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसकी टैक्सेशन ज्यादा हो जाएगी। कोई बोनसेस हैं पिछले सालों के मिले तो उसके पास ऑप्शन है कि वो बजाय करंट ईयर के रेट्स अप्लाई करने के ईयर ऑफ अक्रूवल के रेट अप्लाई कर सकता है। फिर हमने डिस्कस किया कि फॉरेन सोर्स सैलरी अगर किसी को आ रही है तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो हमारे कुछ खास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनका देखा जा सकता है कि उनकी कोई फॉरेन सोर्स सैलरी है और उन्होंने उसके ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स पे किया हुआ है, तो इट कैन बी क्लेम्ड एज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस की हमने डिस्कशन की कि इनकी एग्जामेशन लॉ में अवेलेबल है, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिन पर ये एग्जामेशन अवेलेबल हो सकती हैं, क्योंकि इन एग्जामेशन का यकीनन फायदा ये है कि टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो आज हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगेन में हम ये जो जितनी स्लाइड्स हैं इनका मकसद मुकम्मल सैलरी को एक्सप्लेन करना नहीं है। इनका स्लाइड्स का मकसद और इन प्रेजेंटेशंस का मकसद सिर्फ ये है कि वो एग्जेम्पशंस आइडेंटिफाई की जाएं, वो प्रोविजंस लॉ की आइडेंटिफाई की जाएं जो सैलरीड इंडिविजुअल को फायदा देती है। और हमारे क्लाइंट्स में अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है, if there is a salaried individual in our clients and we can extend that legal benefit to our client, then obviously it is a good service to the client. So it is our responsibility as tax advisors, it is our responsibility as tax advisors to know the provisions of law which can provide a legal benefit to any of our clients. ठीक है। पेंशन, अगला है हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पेंशन इनकम पर हैं, रिटायर हो चुके हैं और उनको पेंशन्स आ रही हैं। तो उस पेंशन के लिए क्या सहूलतें मौजूद हैं, किस किस्म की एग्जेम्पशंस लॉ के अंदर मौजूद हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पेंशन के अंदर, लॉ के अंदर पहली फैसिलिटी तो है जो गवर्नमेंट से पेंशन आ रही है वो फुली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो अगर किसी शख्स के पास गवर्नमेंट से कोई भी पेंशन आ रही है तो इट इज 100% एग्जाम फ्रॉम टैक्स, उसमें कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी प्राइवेट इदारे से पेंशन ले रहा है तो प्राइवेट इदारे से आने वाली पेंशन भी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है साथ साथ। ठीक है। वो ये कि अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स एसोसिएट तो फिर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टैक्स अवॉइडेंस की स्कीम बनाई जा सकती है। तो लॉ ने कहा कि भाई अगर वो उसी एम्प्लॉयर के पास या उसके एसोसिएट के पास काम कर रहा है तो फिर उस सूरत में पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और अगर वो इन केस ऑफ 2 पेंशन, ओनली 1 पेंशन द हायर वन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर किसी को 2 पेंशन मिल रही हैं तो 2 में से जो हायर पेंशन है, इंपॉर्टेंटली यहां पर नोट करना है हायर पेंशन, यानी अगर किसी को 8 लाख रुपए एक जगह से मिल रहे हैं, 12 लाख एक जगह से मिल रहे हैं, तो 12 लाख की एग्जेम्पशन है। ठीक है। इससे एक और चीज सामने आएगी, वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं
तो अगर दो पेंशन कोई ले रहा है तो हायर पेंशन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट पेंशन फुली एग्जाम, प्राइवेट पेंशन की एग्जामेशन की शर्त यह है कि उस एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के पास काम नहीं करना। अगर दो प्राइवेट पेंशन हैं तो हायर वाली एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई शख्स दो पेंशन रिसीव करता है, एक फेडरल गवर्नमेंट से और एक प्राइवेट एम्प्लॉयर से, तो दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की एग्जामेशन एक सेपरेट क्लॉज के तहत है और प्राइवेट की एग्जामेशन एक सेपरेट क्लॉज के तहत है। तो क्लॉज 9 के तहत वो गवर्नमेंट की पेंशन को एग्जाम क्लेम कर लेगा, क्लॉज 8 के तहत वो प्राइवेट की पेंशन को एग्जाम क्लेम करेगा। और अगर किसी की 3 पेंशन है, फर्स्ट की एक गवर्नमेंट से है और 2 प्राइवेट पेंशन है, तो फिर वो एक गवर्नमेंट की पेंशन को एग्जाम क्लेम कर लेगा और 2 प्राइवेट में से हायर वाली पेंशन को एग्जाम फ्रॉम टैक्स क्लेम कर लेगा, ठीक है। तो ये है पेंशन की एग्जाम्पशन। इसमें जो मैं इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी वो ये थी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंदे को 3 पेंशन मिल रही हो और उसे तीनों पेंशन पर टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। उसको मैं थोड़ी देर में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ वो किस तरह से होगा। अभी जरा इस एग्जांपल को देखें। मिस्टर ए रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इन 1995 एंड स्टार्टेड रिसीविंग पेंशन। हिज करंट पेंशन पर मंथ इज ₹70,000 पर मंथ। तो क्लॉज 9 के मुताबिक ये पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। Mr. A started employment in a private organization ABC and worked there for 10 years. Then he worked for another private organization XYZ for 10 years and retired. He is currently receiving pension of ₹60,000 per month from ABC and 40,000 per month from XYZ. यानी अब 3 पेंशन होंगी, एक 70,000 पर मंथ की है, एक 60,000 पर मंथ की है और एक 40,000 पर मंथ की है। तो जो 70,000 वाली है वो तो गवर्नमेंट पेंशन हो गई, वो फुली एग्जाम्प्ट हो गई। जो 60,000 और 40,000 वाली है उसमें से 60,000 वाली एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो गई, ठीक है, क्योंकि वो हायर वाली पेंशन है। अब रह गई लोअर वाली पेंशन विच इज द टैक्सेबल पेंशन, वो है 40,000 इंटू 12 और ये बनती है 4,80,000 रुपए। तो 4,80,000 रुपए ये जो लिमिट है सैलरीड पर्सन की वो है 6 लाख रुपया। तो 6 लाख से नीचे है तो इस तरह तीनों पेंशन के ऊपर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं इस एग्जांपल को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। गवर्नमेंट पेंशन है 70,000 पर मंथ, वो क्लॉज 9 के तहत एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और अगर कोई शख्स फिर 2 प्राइवेट इदारों से पेंशन ले रहा है तो उनमें से हायर वाली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तीसरी पेंशन हमने एग्जाम्पल में लिया है कि अगर फर्ज किया वो 40,000 रुपए पर मंथ है तो टोटल साल की होगी 4,80,000 रुपए। तो चूंकि जो लिमिट है जिससे ऊपर जाके टैक्स लगना शुरू होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख रुपए है, तो और पेंशन भी सैलरी की डेफिनेशन में शामिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,80,000 रुपए हैं ये भी एग्जाम फ्रॉम या इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 3 पेंशन एग्जाम्प्ट हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। से नाउ ही इज अर्निंग मोर इनकम, सैलरी यानी इन तीनों के साथ बाद उसने फिर काम करना शुरू कर दिया, मेहनती आदमी था, उसने कहा कि मजीद काम करते हैं और वो एक और जगह मुलाजमत शुरू कर दी जहां पर उसकी सैलरी है 1 लाख रुपया पर मंथ। यानी अब उसकी इनकम किस तरह हो गई, एक इनकम 70,000 रुपया पर मंथ, एक 60,000 पर मंथ, एक 40,000 पर मंथ और एक उसकी 1 लाख रुपया पर मंथ। तो इस सूरत में क्या होगा, 70,000 पर मंथ तो एग्जाम्प्ट है, 60,000 पर मंथ जो है वो भी एग्जाम्प्ट है, 40,000 पर मंथ टैक्सेबल है और इसे ऐड करेंगे जो उसकी नई सैलरी है उसके अंदर और फिर इसके ऊपर क्योंकि अब ये मिल के उसकी सैलरी इनकम बनेगी तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। 1,40,000 रुपए उसकी पर मंथ टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो पेंशन वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको आप इस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं कि गवर्नमेंट पेंशन की फुली एग्जेम्पशन क्लेम करें और प्राइवेट पेंशन के अंदर हायर वाली की एग्जेम्पशन क्लेम करें। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो पूछ लें। पेंशन एग्जेम्पशन पे के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेजुटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर हमारे पास मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स हैं, रिटायर होकर आते हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट इदारों से और अक्सर उनको ग्रेजुटी मिल रही होती है, तो अगर आपके पास कोई ग्रेजुटी रिसीव करने वाला क्लाइंट आए तो उसको आपने क्या एडवाइस करनी है, उसके लिए लॉ में क्या सहूलतें, क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। अगर कोई गवर्नमेंट से रिटायर हुआ है बंदा तो गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रेजुटी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का रिटायर्ड एम्प्लॉई आता है और कहता है कि जनाब मुझे गवर्नमेंट से, सरकार से ग्रेजुटी मिली है, तो आप उसका रिटर्न में ट्रीटमेंट करेंगे कि वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगर कोई और गवर्नमेंट से नहीं है, प्राइवेट से है, तो फिर प्राइवेट से मिलने वाले बंदे से आप सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि जिस फंड से आपको ग्रेजुटी मिली है क्या वो अप्रूव्ड फंड है कमिश्नर का।
अगर वो फंड कमिश्नर से अप्रूव्ड फंड है तो फिर भी ग्रेजुटी 100% एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो दो किस्म की ग्रेजुटीज हो गई, एक गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रेजुटी वो भी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, और एक ऐसी ग्रेजुटी जो अप्रूव्ड बाय कमिश्नर है वो भी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। इसके अलावा इफ एग्जाम्ड अप टू रुपीज 300,000, 3 लाख रुपए तक एग्जामेशन अवेलेबल है इफ पेड बाय अ स्कीम अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी इन दो के अलावा तीसरी है कि अगर कोई स्कीम एफबीआर से अप्रूव्ड है तो वो, यानी नॉर्मल कमिश्नर वाली अप्रूवल नहीं है, एफबीआर की अप्रूवल है, तो उसकी एग्जामेशन 3 लाख रुपए तक होगी। फिर उसके बाद चौथी ग्रेजुटी है जो अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी है, जिसके ऊपर कोई एग्जामेशन, जिसके ऊपर कोई अप्रूवल मौजूद नहीं है, ना वो गवर्नमेंट की ग्रेजुटी है, ना वो कमिश्नर की अप्रूव्ड ग्रेजुटी है, ना वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अप्रूव्ड ग्रेजुटी है। तो अगर अनअप्रूव्ड फंड से ग्रेजुटी मिल रही है तो इट इज एग्जाम्ड अप टू लेसर ऑफ 75,000 रुपीज और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्प्ट अप टू लेसर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। यानी फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ग्रेजुटी रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹75,000 से 1 लाख रुपए कर लेते हैं। तो इस सूरत में एग्जाम्प्ट अप टू ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, यानी 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड कितनी है? ₹50,000। विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस का आ गया ₹50,000। तो टैक्सेबल ग्रेजुटी कितनी आ गई? टैक्सेबल ग्रेजुटी आ गई ₹50,000। तो ये ग्रेजुटी की एग्जाम्पशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेजुटी रिसीव्ड से 4 लाख रुपए। ठीक है, एग्जाम्प्ट अप टू ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज ₹2 लाख। विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस का मतलब है कि एग्जाम्पशन कहां तक होगी? 75,000 रुपए तक। तो टैक्सेबल ग्रेजुटी कितनी हो जाएगी? ₹3,25,000। तो ये ग्रेजुटी की एग्जाम्पशन है। ये अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी की बात हो रही है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जेम्पशन ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी। ठीक है, तो हमारे पास 4 किस्म की ग्रेजुटी है। गवर्नमेंट की ग्रेजुटी फुली एग्जाम्प्ट है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अप्रूव्ड ग्रेजुटी फुली एग्जाम्प्ट है, एफबीआर की अप्रूव्ड स्कीम 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी लेसर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड है। अच्छा, ये जो आखिरी ग्रेजुटी है अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी, इसके साथ कुछ शराइत भी है। ये जो हाईलाइटेड एरिया मैं दिखा रहा हूं आपको, इसके साथ शराइत भी है। इसमें ये 4 शर्तें हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पशन है ये नहीं मिलेगी अगर, यानी ये जो 75,000 की या 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड की एग्जाम्पशन है ये नहीं मिलेगी। किन सूरतों में? पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। अगर ये जो अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी है पाकिस्तान से बाहर पे होती है तो फिर ये एग्जाम्पशन भी अवेलेबल नहीं है 75,000 वाली, 50% वाली। दूसरा, पेमेंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी फर्ज किया पेमेंट तो पाकिस्तान में रिसीव हुई लेकिन ऐसे डायरेक्टर को मिली जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, तो उसकी ग्रेजुटी भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होगी। तीसरा, पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय हु इज नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी अगर एम्प्लॉय को मिली है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको मिलने वाली ग्रेजुटी, अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी के ऊपर भी कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। चौथा, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेजुटी फ्रॉम द सेम और एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी अगर किसी को पहले ग्रेजुटी मिल चुकी है और उसे सेकंड ग्रेजुटी मिल रही है तो उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये सारी शर्तें, इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो ग्रेजुटी की एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलेगी। और ये किसके लिए शर्तें हैं?
अनअप्रूव्ड के लिए जो पहले वाली 3 है, गवर्नमेंट की, कमिश्नर लैंड रेवेन्यू की अप्रूव्ड, एफबीआर की अप्रूव्ड स्कीम, उनके ऊपर ये शर्तें लागू नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशंस लागू होती हैं अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी के ऊपर। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है जो कहीं से रिटायर है और उसको ग्रेजुटी मिली है, तो पहले आप उस ग्रेजुटी का स्टेटस चेक करेंगे, गवर्नमेंट की है, कमिश्नर की अप्रूव्ड है, एफबीआर की अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, और उसके मुताबिक आप उस पर एग्जेम्पशन अप्लाई करेंगे। और अगर वो अनअप्रूव्ड हो तो फिर भी आपने देखना है कि यार ये इन चारों में से कोई बात तो नहीं पूरी उतरती उसके ऊपर। अगर इन चारों में से कोई बात पूरी उतरती है तो फिर भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह आप इस एग्जेम्पशन क्लॉज को अगर जानते हैं तो आप अपने क्लाइंट की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का ग्रेजुटी के ऊपर तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। तो हमने 2 प्रोविजंस डिस्कस किए। एक पेंशन की, हमने कहा कि अगर हमें किसी क्लाइंट को पेंशन मिलती है तो कैसे एग्जेम्प्ट होगी, अगर किसी क्लाइंट को ग्रेजुटी मिलती है तो उसकी टैक्सेशन एग्जेम्पशन कैसे होगी। तीसरा है हमारे पास प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तीसरा हमारे पास है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में 3 किस्म के फंड्स हैं। अगेन, एक तो गवर्नमेंट का फंड है, एक रिकॉग्नाइज्ड फंड है और एक अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। गवर्नमेंट का फंड का मतलब है यानी अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वहां से रिटायर हुआ है तो उसे वहां से अगर कोई प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो फिर क्या होगा। दूसरा है अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड फंड है, यानी अगर कोई किसी प्राइवेट इदारे से रिटायर हुआ और वो फंड जो है वो प्राइवेट इदारे से प्रोविडेंट फंड की पेमेंट मिली और वो फंड अप्रूव फंड है, रिकॉग्नाइज फंड है। रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि उसे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने रिकॉग्नाइज किया है, अप्रूव किया है, तो फिर उसकी एग्जेम्पशन कैसे होगी। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है तो फिर उसकी एग्जेम्पशन टैक्सेशन कैसे होगी। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में पैसे कैसे बनते हैं। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई अपनी सैलरी कंट्रीब्यूट करता है, फिर दूसरी आप रो में, अगली रो में देखेंगे तो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन डालता है, फिर उसके ऊपर ये कंट्रीब्यूशन बैंक में या किसी जगह पर इन्वेस्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, और फाइनली एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो हम इन चारों की अलग अलग टैक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले गवर्नमेंट फंड के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एम्प्लॉई ने अपनी सैलरी जो जिस पे टैक्स दिया हुआ है उसी में से वो पैसे इस फंड में जा रहे होते हैं। तो चूंकि वो ऑलरेडी टैक्स्ड एज पार्ट ऑफ सैलरी है तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के ऊपर तो फर्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस गवर्नमेंट फंड की सूरत में सब एग्जाम्प्ट है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है विच इज एम्प्लॉई ऑफ अ गवर्नमेंट और कहता है जी मुझे प्रोविडेंट फंड के इतने पैसे मिले, तो आप कहें जी आप खुश नसीब है, आप तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो आपके प्रोविडेंट फंड की हर किस्म के टैक्स से एग्जेम्पशन है, तो कोई इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरा रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज फंड की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले मैं अनरिकॉग्नाइज की बता देता हूँ जो जरा आसान है। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर ये होगा कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन तो अगेन एम्प्लॉई ने अपने पैसे अर्न किए, पैसे अर्न करके उसमें से कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो कोई एम्प्लॉई की इनकम नहीं है और फर्दर इनकम नहीं है, तो ऑलरेडी टैक्स एज पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स एम्प्लॉई को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो फंड में जमा हो रहा होता है या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर फिलहाल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि होता ये है कि ये पैसा इकट्ठा होता रहता है और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है और जब रिटायर होने के बाद उसको ये पैसा इकट्ठा मिलता है तो उस वक्त इस पैसे की टैक्सेशन होती है। यानी जब ये फर्ज किया 100 रुपए एम्प्लॉयर ने डाले, 100 रुपए एम्प्लॉय ने डाले, 200 रुपए हो गए, 50 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, 250 रुपए हो गए। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे वो 250 रुपए मिल जाते हैं। उस 250 रुपए में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो निकाल देंगे क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी टैक्स्ड होता है। जो 150 रुपया है दैट इज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स वो टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये हो गई अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर। तो आपके पास अगर कोई आता है बंदा और वो कहता है कि जनाब मैं एक एम्प्लॉई हूँ और इसका अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, तो आप उसे कहें भाई अभी तो कोई टैक्सेशन नहीं है, जब ये रिटायर हो गए तो उस वक्त आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे टैक्स देना पड़ेगा। फाइनली हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड फंड है। रिकॉग्नाइज्ड फंड के अंदर लॉ क्या कहता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगेन नो ट्रीटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉय की अपनी इनकम में से, टैक्स इनकम में से वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
हाउएवर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर लॉ ये कहता है एग्जैम्प्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी और 1.5 लाख रुपया पर एनम विच एवर इज लेस. Employer contribution is exempt up to 10% of salary और रुपीज 1.5 लाख विच एवर इज लेस. ठीक है. और इंटरेस्ट में कहता है एग्जाम्प्ट अप टू 1/3 ऑफ सैलरी और प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 16% विच एवर इज हायर. अच्छा, ये विच एवर इज हायर के अल्फाज लॉ में लिखे नहीं हुए, लेकिन ये मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस ज्यादातर यही है कि विच एवर इज हायर है. कुछ लोग इसे विच एवर इज लोअर भी इंटरप्रेट करते हैं. बहरहाल इस हम फिलहाल हम विच एवर इज हायर को ही लेके चल रहे हैं. तो रिकॉग्नाइज्ड फंड जो है, अब उसकी टैक्सेशन को समझने के लिए ये एग्जांपल देखें. ठीक है. बेसिक सैलरी है 2 लाख रुपया, डियरनेस अलाउंस है 50,000 रुपया. अच्छा, ये डियरनेस अलाउंस जो है ना, वैसे तो आजकल तो कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, वहां पर सैलरी की, ये जो सैलरी का लफ्ज लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. तो इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख दिया. बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस 20,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे 10,000 का मिल रहा है. द एम्प्लॉयर रन्स अ प्रोविडेंट फंड बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. यहाँ पर मैं अप्रूव्ड का लफ्ज लिख देता हूँ ताकि आइडेंटिफायर है. अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी where the employees and the employer contribute 10% of basic salary per month. यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 10% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. द अमाउंट इज प्लेस्ड इन बैंक अकाउंट व्हिच अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%. ठीक है. तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20,000 पर मंथ इस साल का. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 20,000 पर मंथ, क्योंकि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी थी 2 लाख रुपया, उसका 10% उसने कंट्रीब्यूट कर दिया 20,000 रुपया पर मंथ. एम्प्लॉयर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर दिया जो हमारे पास एग्जाम्पल है. और इंटरेस्ट की मैंने एक वैसे रफ फिगर एज्यूम कर लिया है 60,000 पर ईयर जो है ना, फॉर एग्जांपल इस साल इंटरेस्ट जो आया है उसे वो 60,000 रुपए का आया है. ठीक है. अब इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? इसकी टैक्सेशन होगी, बेसिक सैलरी तो 24 लाख रुपया पूरी की पूरी टैक्स में चली जाएगी. डियरनेस अलाउंस 50,000 का था, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 6 लाख रुपया सैलरी में चला गया. कन्वेंस अलाउंस मिल रहा था वो 20,000 रुपए का, वो भी सैलरी में चला गया. एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पूरा सैलरी में चला गया. अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो इनकम नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टोटल था हमारे पास 20,000 रुपए पर मंथ. इसका मतलब है साल का कितना हो गया? 2,40,000 रुपए पर एनम हो गया. इसकी एग्जेम्पशन है अप टू 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैलरी थी, इसमें पिछली स्लाइड पे हम जाए तो सैलरी थी 2 लाख बेसिक सैलरी और 50,000 डीएनएस अलाउंस. कन्वेंस अलाउंस और एंटरटेनमेंट को लेंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस को लेंगे. तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%. तो ये एम्प्लॉयर ये सॉरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये एग्जेम्पशन की लिमिट है 10% ऑफ सैलरी तक. तो 10% ऑफ सैलरी बनता है 3 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया 150,000 विच एवर इज लेस. तो हमारे पास लेसर अमाउंट आ गई 1,50,000 रुपए. तो 2,40,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 90,000 हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल आ जाएगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एग्जेम्पशन होती है अप टू 10% ऑफ सैलरी और 150,000 रुपीज विच एवर इज लेस. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एग्जेम्पशन है अप टू 10% ऑफ सैलरी और 150,000 विच एवर इज लेस. तो हमारे पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3 लाख रुपया, हमारे पास फिक्स अमाउंट है 1.5 लाख रुपया. इन दोनों में से लेसर अमाउंट 1.5 लाख है. तो एग्जेम्पशन की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख. एक्चुअल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,40,000. तो 2,40 में से 1.5 लाख माइनस करें तो ये 90,000 रुपए मेरी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएंगे. इसी तरह इंटरेस्ट है 60,000 रुपए का, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 1/3 ऑफ सैलरी. 1/3 ऑफ सैलरी बनता है 10 लाख रुपया. ठीक है. सैलरी थी ये 24 लाख जब 6 लाख, ये सैलरी है. तो इसका 1/3 बनता है 10 लाख रुपया. और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 16%. मैंने यहाँ पे वर्क बैक करके निकाला है कि 60,000 हमारे पास 5% के रेट से आ रहा था, तो 16% का मतलब है 1,92,000 रुपए. ठीक है. तो विच एवर इज हायर एग्जाम्प्ट है, तो 10 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो गए. इंटरेस्ट एक्चुअल आया कितना है? 60,000. एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपया. तो चूंकि एक्चुअल मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए इंटरेस्ट फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, कोई भी अमाउंट सैलरी में शामिल नहीं होगी. इंटरेस्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं. इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन है 1/3 ऑफ सैलरी
or calculated at the rate of 16%, whichever is higher. इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन की लिमिट है 1/3 ऑफ सैलरी और कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 16%, विच एवर इज हायर। जब हमने कैलकुलेशन की तो हायर अमाउंट आ गई 10 लाख रुपया, एक्चुअल इंटरेस्ट उससे कहीं कम मिला है, 60,000 मिला है, तो इसीलिए सैलरी में कोई अमाउंट नहीं जाएगी। अगर ये इंटरेस्ट फर्ज किया 10 लाख से ऊपर होता, 10 लाख 20,000 30,000 40,000, जो एक्सेस अमाउंट होती वो फिर सैलरी का हिस्सा बन जाती। तो इस तरह हमारे पास टोटल सैलरी 34,50,000 रुपए होगी। और जब रिकॉग्नाइज फंड है इस तरह, इसकी चूंकि टैक्सेशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड टैक्स होते रहते हैं, तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब मिलेगा तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारे को। प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट फंड, रिकॉग्नाइज फंड और अनरिकॉग्नाइज फंड, तीन किस्म के फंड हो गए। गवर्नमेंट फंड बहुत आसान है, उसमें जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड भी इसलिए आसान है कि उसमें ड्यूरिंग द पीरियड तो कोई टैक्सेशन नहीं है, लेकिन जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा तो उस वक्त एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के ऊपर इकट्ठा होकर टैक्स लग जाएगा, जितना भी टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस में शामिल होगा। रिकॉग्नाइज्ड फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग द पीरियड टैक्स देते रहेंगे और उसकी लिमिट्स है 10% ऑफ सैलरी और 1,50,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की सूरत में, और इंटरेस्ट की सूरत में लिमिट्स है 1/3 और ऑफ सैलरी और प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 16%। तो इन दोनों में से इन दोनों की चूंकि टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर्स या एग्जाम्पशन ड्यूरिंग द ईयर होती रहेगी, तो जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा तो वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। मैं रिकैप कर देता हूँ। आज की हमने तीन चीजें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि पेंशन फंड के अंदर हमने एग्जेम्पशन डिस्कस की। पेंशन फंड के अंदर गवर्नमेंट फंड फुली एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट पेंशन में से अगर दो मिल रही हैं तो उनमें से हायर वाली पेंशन एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। फिर हमने ग्रेजुटी डिस्कस किया। ग्रेजुटी में हमने कहा कि जनाब गवर्नमेंट फंड फुली एग्जाम्प्ट है, कमिश्नर का अप्रूव फुली एग्जाम्प्ट है, एफबीआर की स्कीम अप्रूव 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और अनअप्रूव की एग्जाम्पशन अप टू 75,000 और 50% है। उसके बाद 4 कंडीशंस हमने बताई कि अगर ये हो तो फिर ये भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। फिर हमने कहा कि जनाब प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड की एग्जाम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड गवर्नमेंट फंड फारा है, सारे का सारा एग्जाम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ द पीरियड टैक्स देना पड़ता है, और रिकॉग्नाइज फंड का साथ साथ टैक्स देना रहता है। क्वेश्चन किसी का, हामिद का क्वेश्चन है। हामिद ने कहा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुटी अप्रूव्ड फ्रॉम सीआईआर और फ्रॉम बोर्ड। जो सीआईआर से अप्रूव्ड ग्रेजुटी है उसकी अप्रूवल का एक खास तरीकाकार है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो एक लॉ का तरीकाकार है। लॉ के तरीकाकार के तहत वो एक डिफरेंट तरीके से यानी उनकी स्कीम्स डिफरेंट है अप्रूवल की। सीआईआर से अप्रूवल का तरीकाकार डिफरेंट है, बोर्ड से अप्रूवल की स्कीम का तरीकाकार अलग है। तो इसलिए ये फर्क उसके तरीकाकार में है और उसकी ये ऑब्वियसली कंडीशंस वगैरह के लिहाज से भी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।